वॉइस आ रही है भाई? तो क्लियर दिखाई दे रहा है? जैन बेटा वॉइस आ रही है, एक बार लिख के बता दो। सही है, क्लियर है? क्लियर है भाई, वॉइस वगैरह है ना? तो सही, बिल्कुल क्लियर। तो फिलहाल हम पढ़ रहे थे नोबल गैस। आगे सारे नोबल गैस में आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे अपना डिस्कशन। क्वेश्चंस कर लेंगे पी ब्लॉक के, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के जितने क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की डेट में नोबल गैस अपना खत्म हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज नोबल गैस की पढ़ी ली थी। तो नोबल गैसेस के बहुत सारे नाम हम लोगों ने दिए थे कि नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, जीरो वैलेंट है, अनरिएक्टिव है। और उसके रीजन हम लोगों ने क्या दिए थे कि रीजन ऑफ इनर्टनेस। इनर्टनेस का क्या क्या रीजन दिया था? फर्स्ट रीजन था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका फर्स्ट रीजन आ जाएगा। सेकंड, ड्यू टू दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या कर रहे हैं, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड सी, थर्ड पॉइंट, की इनमें पॉजिटिव वैल्यू है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो फिलहाल ये रीजन थे इनर्टनेस के। स्टेबल इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन था ns2np6, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो रही थी और पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। ठीक, तो ये तीनों रीजन थे नोबल गैसेस के इनर्ट होने के। यस, इसके अलावा इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे हीलियम, हमने कौन कौन सी गैसेस देखी थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड ओजी, ओगेनिसॉन। ये जो अपने 5 गैसेस हैं, ठीक है, 3 2 5, ऊपर की जो 5 गैसेस हैं भाई, वो गैसेस एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगी बट बहुत कम अमाउंट में मिलेगी, वेरी स्मॉल अमाउंट इनकी मिलेगी। और इस स्मॉल अमाउंट में से सबसे ज्यादा अमाउंट होगी आर्गन की। वैसे तो पांचों गैसेस बहुत कम क्वांटिटी में है, बट उन पांचों में से भी आर्गन अपने पास सबसे ज्यादा है। और बात आई रेडॉन और ओगेनिसोन की, बोथ आर रेडियो एक्टिव, उनकी बहुत ट्रेसेस अमाउंट है, बहुत कम अमाउंट है। और रेडॉन रेडियो एक्टिव को हमने
Ra रेडियम 88-226 में से अल्फा डिके करके बनाया था। अल्फा डिके हुआ था, मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकला था और रेडॉन 86-222 बन गया था। एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आई थी? एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई थी और मास में 4 की। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था नोबल गैसेस में। ठीक है, ये नोबल गैसेस में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था। इतना क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था कि भाई जो नील बार्थलेट, नील बार्थलेट नाम का साइंटिस्ट था। आप इसको देखना कि नील बार्थलेट ने 1962 में क्या किया। नील बार्थलेट ने 1962 में प्लेटिनियम F6 के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जो कि बहुत अच्छा क्या था, एक ऑक्सीडेंट था, और उसकी रिएक्शन O2 से करवाई, जिसकी 1175 किलोजूल पर मोल की आयनाइजेशन एनर्जी थी। ठीक, और ये PtF6 किसमें चेंज हो गया? ये PtF6 चेंज हो गया ये O2 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया PtF6 नेगेटिव सॉलिड में। अब उन्होंने सोचा कि यार ये जब रिएक्शन शो कर रहा है, जब PtF6 एक ऑक्सीडेंट है और वो ऑक्सीडेंट किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्यों ना ये PtF6 किसको ऑक्सीडाइज करे? क्यों ना ये PtF6 और किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? PtF6 X2 को Xe को ऑक्सीडाइज कर दे, जो कि 1170 किलोजूल पर मोल की एनर्जी दे रहा है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जिनोन का कितना है? अगर जिनोन का आयोनाइजेशन एनर्जी देखा जाए तो 1170 किलोजूल पर मोल है, तो देखो दोनों का सेम है। अब दोनों का लगभग सेम है, तो अगर PtF6 ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो जिनोन को भी तो ऑक्सीडाइज करेगा ही। तो उन्होंने करके देखा तो जिनोन भी ऑक्सीडाइज हो गया और ये बन गया PtF6 नेगेटिव सॉलिड। इस तरीके से भाई जिनोन का जो कंपाउंड था वो डिस्कवर्ड हो गया, और यहां से फिर जिनोन के बाकी कंपाउंड्स बनने स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ किया किसने? नील बार्टलेट ने 1962 में। और ये आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PtF6 से ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो फिर जिनोन का कंपाउंड किस तरीके से बना। तो उनको कैसे आइडिया आया कि जो जिनोन का आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग किसकी इक्वल है? ऑक्सीजन की इक्वल है। सही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? कल बताया था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या बताया था कि डाउन द ग्रुप वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। होता क्या है, जैसे जैसे वैंडरवॉल रेडियस का क्या कंसेप्ट है कि अगर साइज बढ़ता रहेगा, एलिमेंट का साइज बढ़ता रहेगा एटम का, तो उसका जो वैंडरवॉल रेडियस है, जो वैंडरवॉल फोर्स है, वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती रहेंगी। और वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ती रहेंगी तो उससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। यस, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। तो फिलहाल हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो जिनोन था, अब वो जिनोन क्या कर रहा है? जिनोन अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, और जिनोन 2+2+4+6 और +8, क्योंकि मैक्सिमम उसके अंदर 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जिनोन इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा था, +2 +4 +6 +8, जो हमने पढ़ लिया था कल कि इलेक्ट्रॉन में जो एक्साइटेशन हो रही थी एनर्जी की, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आगे ट्रांसफर हो रहे थे। जिनोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो जिनोन से पहले क्या आ जाता है? क्रिप्टॉन। और जिनोन कौन से पीरियड में आ जाएगा? 5वें पीरियड में आ जाएगा। और 5th पीरियड में आपके पास 5D आ जाएगा। 5D के साथ आपके पास 4F भी रहेगा। तो 4F का कितना रहेगा? 14, 5D का 6, 5D का 10 और 6S का 2। बताओ ऐसा कुछ था? 5D और 5S,
5s का 2, ऐसा कुछ आ रहा था जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है, ऐसा कुछ आ रहा था जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने को 4f से तो कोई काम है नहीं, 4f के इलेक्ट्रॉन को तो एक्साइटेड कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अंदर वाले शेल में है, और ज्यादा एनर्जी लगेगी। 5d को कर सकते हैं, 5s को कर सकते हैं, और 3d 4d, नहीं इसमें आएगा 5p आ जाएगा, नहीं तो 5p आ जाएगा ना, 5d में तो 0 रहेंगे, 5d तो उसका वैकेंट रहेगा, सही है, 5d तो वैकेंट रहेगा, 5s और 5p, तो 5d तो वैकेंट रहेगा। अब देखो इसमें क्या सिचुएशन आ रही थी, देखो क्या हुआ कि 4f से अपने को कोई काम नहीं है, बिकॉज 4f इंटरनल शेल है। अब देखो 5p, 5s और 5d, इसी में करना है अपने को, जो भी एक्साइटेशन करना है सेम ही शेल में करेंगे, क्योंकि सेम शेल में एनर्जी कम लगेगी। अब 5s, 5p, 5d, 5d खाली पड़ा हुआ, वैकेंट पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने बताया था कि 5p को बनाओ आप 3, 5s और 5d, 1 2 3 4 बन गए। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, देखो भाई इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहां आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां आए, और यहां पे खाली। अब फिलहाल ग्राउंड स्टेट है ये, समझ रहे हो, ये ग्राउंड स्टेट है, बिल्कुल इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ग्राउंड स्टेट में क्या कोई वैकेंट तो पड़ा हुआ, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में? बताओ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ग्राउंड स्टेट में? क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा, तो ग्राउंड स्टेट में वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड भी कैसे बनाएगा? तो ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अब उसको एक्साइटेशन एनर्जी 1, मतलब उसको थोड़ी सी एक्साइटेशन एनर्जी दी, तो एनर्जी देने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो यहां से यहां आ गया, सही है, ये एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर आ गया। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन उठ करके अगर इधर आया, तो हमने इसको ऐसे बना लिया, और यहां से वो हो गया गायब, ठीक। तो अब पहली एक्साइटेशन स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए? 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे, और उसकी स्टेट कौन सी शो हो जाएगी? +2। मींस +2 स्टेट जो शो हो रही है वो किसका पार्ट है? एक्साइटेशन एनर्जी 1 का पार्ट है। एक्साइटेड स्टेट 1 में उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे। फिर थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको यहां से, अब सेकेंड एक्साइटेशन में यहां से इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां जाएगा? इधर, और ये यहां से हो गया गायब। अब देखो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, मींस +4 आएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर एक्साइटेड स्टेट 1 है, एक्साइटेड स्टेट अगर 1 है तो इसमें +2 वो शो करेगा। अगर एक्साइटेड स्टेट 2 है तो उसमें वो +4 शो करेगा। अगर एक्साइटेड स्टेट 3 है तो उसमें वो +6 शो करेगा। और अगर एक्साइटेड स्टेट 4 जा रही है तो उसके इसमें वो +8 तक शो कर देगा। +8 कब शो करेगा? अब देखो पहली एक्साइटेड स्टेट ये थी, दूसरी एक्साइटेड स्टेट ये थी, क्लियर। तीसरी एक्साइटेड स्टेट में यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक, तो ये तीसरी एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। चौथी एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गया, चौथी एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आया। अब देखो फाइनली अपने पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 4 एक्साइटेड स्टेट के बाद अपने पास 3 4 5 6, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए 7 और 1 8।
अपने पास 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फाइनल एक्साइटेड स्टेट, जो कि एक्साइटेड स्टेट 4 है, उसमें 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इवन नंबर मिलेंगे अपने पास 2, 4, 6 और 8। पहली एक्साइटेड स्टेट में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8। ठीक, तो क्या ये क्लियर है कि जिनोन अपना कुछ ऐसा काम कर रहा है। अब आप कहोगे सर जिनोन कर रहा है तो आर्गन को भी करवाते हैं, नियोन को भी, हीलियम को भी। तो इसमें जिनोन का साइज है सबसे बड़ा, डाउन द ग्रुप है। जिनोन के बाद रेडोन आ रहा है, रेडोन रेडियो एक्टिव है, उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। तो जिनोन का एटॉमिक साइज है सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा साइज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो गई। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो एक्साइटेशन उसमें आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू आर्गन या क्रिप्टोन, जिसमें कि बढ़ती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो जिनोन मैक्सिमम कंपाउंड बना सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सब बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन है कि कितने कितने जिनोन क्यों कंपाउंड बना रहा है, जिनोन बना तो रहा है तो क्यों कंपाउंड बना रहा है, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम है उसकी अमंग ऑल द नोबल गैसेस। क्या इतना कंफर्म है? आगे बढ़े फिर, अगर ये क्लियर हो गया तो भाई बता दो। एनडी सर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या कंडीशन होती है? बस उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो अपना 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन करके एक्साइटेड होता जाएगा। जैसे हमने क्लोरीन में देखा था, क्लोरीन +1 +3 +5 +7 ऑड दिखा रहा था, वैसे ये इवन दिखा रहा है। सल्फर +2 +4 +6, ठीक है, 8 तो दिखा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से भाई ये देख लो। अरे क्लियर है क्या? 4d10 नहीं आएगा। 4d10 कहां से आएगा? कहां 4d10 कहां है? हाँ 4d10 5 नहीं नहीं, जिनोन में 4d10, अच्छा 5 तो इसमें आएगा ही नहीं ना, 4d है वो। ये अपने पास d है, 4d10 बिल्कुल सही 4d10 है, क्योंकि 6th पीरियड में थोड़ना है। अगर हम 6th पीरियड में होते तो अपने पास 4f आ जाता, अभी 4d है। तो जिनोन कौन से पीरियड में है? 5th पीरियड में है, तो 3d के बाद 4d सीरीज में आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब देखो जिनोन के कंपाउंड देखो। पहले तो ये बात समझ में आ गई कि जिनोन कंपाउंड बना रहा है। ठीक, क्यों बना रहा है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी अमंग ऑल नोबल गैसेस, और वो एक्साइटेड हो करके 1 बाय 1 4 एक्साइटेड स्टेट में 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो वो 8 बॉन्ड वहां पर बना सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि वो कौन कौन से कंपाउंड आखिर बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कंपाउंड कौन से बना रहा है। तो इसमें हम आगे आ जाते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। ठीक, तो ये फ्लोरीन के साथ भी, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। तो अगर इसके पहले कुछ कंपाउंड देखे जाएं तो XeF2 बनाएगा, सेकंड XeF4 बनाएगा, और थर्ड XeF6 बनाएगा। भाई 3 ये फ्लोरीन का कंपाउंड बना रहा है, पहले आप इतना नोट कर लें, XeF2 F4 X6। ठीक है, तो 2, 4 और 6। ठीक, इतना क्लियर। अगला ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये पहले बता दूं, नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, किसी भी एग्जाम में बनेंगे, वो स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा आते हैं कि जिनोन के कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन, उसकी बॉन्डिंग, उसमें लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, VSEPR से उसका शेप, ज्योमेट्री क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक, तो इसको हम कवर कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो XeF2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना? +2, XeF2 +2, XeF4 +4 +6। ठीक, इतना क्लियर। आगे इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो भाई हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे, इसको इधर लिख लेते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन बता दो फटाफट XeF2 का। XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन लिख के बता दो 2 सेकंड के अंदर। जल्दी से XeF2 का क्या आ जाएगा भाई, क्या बनेगा? XeF2 हाइब्रिडाइजेशन। XeF2 ध्यान से देखो, जिनोन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। जिनोन के लास्ट में 8। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट कितने? 2। 8 2 10 डिवाइड बाय 2 5। 5 मतलब sp3d। सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन के कितने हो गए? 8। मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितने? 2 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। sp3d। sp3d का मतलब इसकी जो ज्योमेट्री आनी चाहिए भाई, ठीक है, जो ज्योमेट्री इसकी आनी चाहिए, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। जो ज्योमेट्री इसकी रहनी चाहिए और जो शेप इसकी आनी चाहिए वो क्या क्या होगी। ठीक, अब ज्योमेट्री इसकी क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? sp3d 5 है। 5 है तो इसका मतलब आ जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। टीबीपी लिख दो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो ठीक है, बट इसके अंदर जो सिस्टम इसमें बन रहा है, इसमें बॉन्ड पेयर कितने, मतलब कितने कितने एटम है सराउंडिंग के? 2 प्लस और 5। ठीक है, निकालना आता है ना। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3 लोन पेयर हो जाएंगे। स्टेरिक नंबर है इसका, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? 5। तो 5 माइनस कितने उसमें सराउंडिंग एटम है, स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम आ गया लोन पेयर। लोन पेयर कितना आ गया? 3। बॉन्ड पेयर कितने आ गए? 2। क्लियर है? तो शेप आ गई अपनी 2 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 में क्या सिस्टम बनेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 2 प्लस 3 सही है। लीनियर बनेगा, लीनियर बन जाएगा ना XeF2 में। तो ये बन गया भाई लीनियर। किस तरीके से? अब इसकी शेप देखो कैसे बनाएंगे। अब इसकी शेप देखना कैसे बनाएंगे। जिनोन है, बीच में रखा जिनोन, और यहां पर आया इसका एक लोन पेयर, यहां पर आया इसका दूसरा लोन पेयर, यहां पर आया इसका तीसरा लोन पेयर। ठीक, और इधर आया एक फ्लोरीन एटम और एक फ्लोरीन एटम। लीनियर बन गया। ठीक, और ये आपका बन गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। ये लीनियर बन गया। 3 आपके पास क्या आ गए? लोन पेयर आ गए, और 2 उसमें बॉन्ड पेयर आ गए। जिनोन XeF2 का सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो XeF2 क्लियर है अपने को? सही है। वन 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर में 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो लोन पेयर को अपने सबसे दूरी पे रखना है ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो लोन पेयर को दूर रखना है, तो उनमें 120 डिग्री का बहुत बढ़िया एंगल आ रहा है। तो काफी दूर हो जाएंगे, उससे रिपल्शन कम हो जाएगा, स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। दोनों फ्लोरीन को हमने एक्सियल बॉन्ड पे रख दिया। ये भी अपने को क्लियर है कि इसके अंदर ये जो अपने पास, इसमें आप ध्यान देना कि ये जो बॉन्ड रहता है, ये वाला, ये रहता है एक्सियल बॉन्ड। सही है ना? एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड बनेगा। और ये जो अपने पास ये वाले जो बॉन्ड है फिलहाल, ये तो है अपने पास एक्सियल बॉन्ड, ऊपर और नीचे ये दोनों। ये तो अपने पास एक्सियल बॉन्ड आ गए। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, आसानी से ब्रेक हो जाता है एक्सियल बॉन्ड। और ये अपने पास जो 2 इधर के जो बॉन्ड हैं,
सही है। ये अपने पास जो ये जो दो बॉन्ड है, ये तो एक्सियल आ गए, ये तीन बॉन्ड कौन से आ जाएंगे? इक्वेटोरियल। एक स्ट्रक्चर को मैं अच्छे से बता देता हूं डिटेल में, देख लो ध्यान से। सही है। तो ये तीन जो अपनी साइड में जो आ रहे हैं ये कौन से आ जाएंगे? दे आर इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इन चीजों का, इन टर्म्स का ध्यान रखना। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा जैसे हीट करें। जैसे PCl5 में था, दो एक्सियल क्लोरीन थे, हीट किया तो Cl2 अलग, PCl3 अलग। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक बार इसको देख लेते हैं शुरू से। इसमें सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। XeF2, XeF2 आपको दिया, आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूले क्लियर है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जो सराउंडिंग मोनोवेलेंट एटम है 2 डिवाइड बाय 2 5। स्टेरिक नंबर कितना आया इसका? 5। sp3d हाइब्रिडाइज हो गया। अब आपने देखा यार sp3d का मतलब तीन तो वही प्लानर आ जाएंगे और एक नीचे, ऊपर और नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आया, ये भी क्लियर। ये तो आई ज्योमेट्री। अब इसमें स्टेरिक नंबर 5 माइनस सराउंडिंग एटम 2, तो 3 आगे लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर आए तो 3 लोन पेयर आने की वजह से वो हो गया लीनियर। लीनियर हो गया तो आपने कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, दो एक्सियल बॉन्ड पे आपने फ्लोरीन लगा दिया और इधर 120 डिग्री का जो एंगल बन रहा था, क्योंकि लोन पेयर को ज्यादा से ज्यादा दूरी पे रखना होता है ताकि रिपल्शन कम हो जाए, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे तीनों में हमने क्या डाल दिया? लोन पेयर डाल दिया। तो इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। ठीक, इतनी बात मेरे को बता दो कि क्या ये क्लियर हो रहा है? इक्विवेलेंट बॉन्ड, इक्विवेलेंट बॉन्ड किससे अटैच होंगे? इक्विवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं है बेसिकली, उसमें लोन पेयर आ रहा है। इक्विवेलेंट बॉन्ड में लोन पेयर है, यही तो लोन पेयर आ रहा है। ये 3 लोन पेयर हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड में। ये यहां पर ये लोन पेयर ही तो बताए हुए हैं, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। देखो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड में 3 आपकी ये लोन पेयर आ रहे हैं। अब ये बता दो फटाफट भाई, क्लियर हो गया? ये लिख के बता दें, एक स्ट्रक्चर में ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बाकी आप अपने आप निकाल लोगे। 2+3 क्या है? 2+3 2+3 में क्या आएगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लीनियर तभी तो बनेगा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2+3। इतना मुझे बता दें, क्या कुछ क्लियरिटी आ रही है इसमें? हाँ जी, सही है, सही है ना? बढ़िया, अगले उस पे चलते हैं। बाकी देखो एक दो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ पूरा पूरा। देखो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मूले भी लिख देता हूँ, जाओ। मुझे पता है तुम फिर कहोगे सर ये तो बात तो बनी नहीं, फिर आपने आधा आधा करवा दिया। तुम रिवाइज तो कुछ करते नहीं हो यार। हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। Ca सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, खत्म। मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम। और लोन पेयर कैसे निकालना है? तो लोन पेयर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर Sn, स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम्स, स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम, ये आपका लोन पेयर आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लो, आपके जिनोन की जितने भी कंपाउंड के जो भी स्ट्रक्चरल रिलेटेड जो भी काम है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। ये बता दें, कुछ क्लियरिटी आई? अगला देखो XeF4, XeF2 क्लियर है ना? अब सारी डिटेल मैंने बता दी, अब सही से इसको कर लेना। ठीक है, XeF4 देखो। अब XeF4
सेकंड है जैसे अपने पास XeF4, हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, इधर लिख देता हूं हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप, ठीक है, ये तीनों चीजें बता दो फटाफट। हाइब्रिडाइजेशन 8 4 12 डिवाइड बाई 2 6 sp3d2, बिल्कुल सही, sp3d2 आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, sp3d2 आया हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 आ गया, सही है भाई। तो sp3d2 आया, sp3d2 आया ज्योमेट्री, sp3d2 में, sp3d2 में क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, बहुत बढ़िया, ऑक्टाहेड्रल बन गया, ऑक्टाहेड्रल बना। अब ऑक्टाहेड्रल में अब बताओ शेप क्या आ जाएगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, 4, स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर है 6, स्टेरिक नंबर 6 है, बॉन्ड पेयर मुझे 4 दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर कितने आए, 2 आए, 4 + 2 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो यहां पर जो शेप बनेगी वो स्क्वायर प्लानर बन जाएगी, स्क्वायर प्लानर शेप बन जाती है, 4 + 2 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल सही, स्क्वायर प्लानर बन जाएगी। अब इसकी शेप पे अगर हम बात करें, स्क्वायर प्लानर ये बनी, तो हमने कहा जिनोन को रखा जाए बीच में, जिनोन को बीच में, 2 लोन पेयर को अरेंज करना है, 2 लोन पेयर को, एक को एक्सियल ऊपर लगा दो, एक को नीचे लगा दो, तो ये बॉन्ड लेंथ वैसे भी इनकी ज्यादा है, तो एक लोन पेयर यहां आ गया और एक लोन पेयर इधर आ गया, ये लो, ये बनाया जिनोन, इसमें ये आया एक इधर एक इधर, ठीक, ये अपने 2 लोन पेयर इधर आ गए, सही है। अब स्क्वायर प्लानर में अपने को क्या करना है, एक को इधर बनाया, एक को इधर बनाया, एक को इधर बनाया, ये अपने पास आ गए एफ 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 और एफ, ये बन गया, खत्म, ऐसे हमने इसको बनाया, और ठीक है, स्क्वायर प्लानर बन जाएगा, स्क्वायर प्लानर बन जाएगा 4 + 2 सिस्टम के साथ, 4 इसमें बॉन्ड पेयर आ गए, फ्लोरीन के 2 उसमें लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को हमने एक्सियल में लगा लिया, क्योंकि एक्सियल में उसमें 90, उसमें सबसे ज्यादा एंगल मिल रहा है, ठीक है। यहां पर अगर हम एंगल को देखें, अगर आप इसको देखो, तो इसमें इसमें कितना कितना एंगल मिल जाएगा, 90 90 का, और उनमें देखो, उसमें जिनोन में, मतलब जिनोन को बीच में रखा, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, और ऊपर उसमें लोन पेयर और नीचे उसमें लोन पेयर, तो इस तरीके से लोन पेयर में सबसे कम रिपल्शन हो जाएगी। हाँ, 180 डिग्री पे रख दिया हमने, सही है। तो ये XeF4 का बना, बिल्कुल सही आपने। अब XeF4 का बना, तो इसके बाद तीसरा और लास्ट हम आ जाते हैं किसके ऊपर, XeF4 के अंदर। तीसरा कौन सा है, XeF6।
नाम कैसे लिखने इनको, जिनोन, जिनोन हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, जैसे जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। चलो एक एक करके बताते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, चलो एक एक करके बताते जाओ। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप। कितना है हाइब्रिडाइजेशन? XCF6 8 6 14 हो गए, डिवाइड बाय 2 7 हो गए। 7 का मतलब स्टेरिक नंबर आया sp3d3, 7 स्टेरिक नंबर आ गया अपने पास। स्टेरिक नंबर कितना है? 7 है, sp3d3। sp3d3 7 में ज्योमेट्री, 7 की ज्योमेट्री, 7 में ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? 7 के अंदर क्या ज्योमेट्री बन जाएगी भाई, जल्दी से बता दें। सात में क्या बन जाएगा? सही है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सही है। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब देखो सराउंडिंग कितने? 6, स्टेरिक नंबर कितना? 7, तो लोन पेयर कितने? 1, 6+1 का सिस्टम बना। 6+1 का अगर सिस्टम बना तो ये क्या बन जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 6+1 आ गया। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं इसको। 6+1 में क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल को मैं लिख सकता हूं 6+1 में पेंटागोनल पिरामिडल, या बुक में इसको लिखा रहता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या करना है कि जिनोन बनाया बीच में, उसके बाद इस तरीके से यहां पर एक लोन पेयर लगा दिया, फिर एक फ्लोरीन, फिर एक फ्लोरीन, फिर एक फ्लोरीन, फिर एक फ्लोरीन, और ऊपर और नीचे इसमें 2 फ्लोरीन लगा दिए इस तरीके। ये आ जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर लगा दिया साइड में, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसको कह रहे हैं पेंटागोनल पिरामिडल। क्योंकि अब इसमें पेंटागोनल तो बना ही हुआ है, एक ही पिरामिडल इधर ही है ये। इसको हम जोड़ना चाहें तो इससे जोड़ना पड़ेगा अपने को, ऐसे सबसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंटागोनल पिरामिडल बनेगा। ठीक, इस तरीके से हमने जोड़ लिया। सही है, चलो बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर, तो ये हम लोगों ने जिनोन के जो फ्लोरीन वाले कंपाउंड थे उसको खत्म किया। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, F2, F4, X6, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, F2 में कौन सा आया? लीनियर। F4 में कौन सा आया? डायग्राम। ये लो, बुक्स में अलग अलग तरीके से डायग्राम मिल जाएगा, ये अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को बहुत ध्यान से याद रखना। ये
एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं, जिनोन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। 3 फ्लोरीन वाले कर लिए हमने, 3 हम ऑक्सीजन के साथ के कर लेंगे। ठीक, अब ऑक्सीजन के साथ वाले देखो आप, ऑक्सीजन के साथ वाले अगर हमने कंपाउंड देखे तो इनको कहते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड होते हैं ना ये, कौन कौन से हैं? XeOF2। सबसे पहले नाम इसके किस तरीके से लिखेंगे? XeOF2 नाम कैसे लिखना है? जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड, XeOF2 जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड XeOF2, इसकी भी वही कहानी। ठीक है, फिर दूसरा इसमें आता है XeO2F2, इसका नाम कैसे लिखेंगे? जिनोन XeO2F2 जिनोन डाईऑक्सी, जिनोन डाईऑक्सी डाई फ्लोराइड, फ्लोराइड डाईऑक्सी डाई फ्लोराइड। तीसरा XeO2F4, XeOF4 जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। अब ये अपने आप इसको बना के दिखाओ, XeOF2 फर्स्ट XeOF2, ये लो भाई अपने आप ये बना के दिखाओ। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, क्या लगता है? XeOF2 डाईऑक्सी, यस। XeOF2, अरे यार कहां फंस गए तुम लोग? ये लो, ये लो, सही है। XeOF2 जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ऐसे नाम लिखने हैं। हाँ जी, जल्दी से इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दे। XeOF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? क्या आ रहा है? XeOF2 हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस कितने? 8, वैलेंस कितने? 8, सराउंडिंग कितने? मोनोवैलेंट 2, मोनोवैलेंट सराउंडिंग 2 डिवाइड बाय 2 कितने? 5। 5 का मतलब sp3d, स्टेरिक नंबर कितना आया? 5 आया। स्टेरिक नंबर कितना आया? 5 sp3d। sp3d 5 में ज्योमेट्री कैसे होनी चाहिए थी? पेंटागोनल, इसमें आनी चाहिए थी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 5 में। एक्चुअल में आ कैसा रहा है? सराउंडिंग एटम कितने? 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, 3। ठीक है, स्टेरिक नंबर कितना? 5। तो लोन पेयर कितने? 2। शेप क्या हो जाएगी? 3+2 में कौन सी शेप आ जाएगी? अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है और 2 लोन पेयर आ गए, कौन सी शेप बन जाएगी? याद करो, बताओ। हर्षित नहीं, ताना नहीं बनेगा 3+2 में।
3+ उसमें याद है 5+0 में TBP, 4+1 अगर एक लोन पेयर आ जाता था सीशो बनता था, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर लीनियर, 2 लोन पेयर में कौन सी बनेगी? टी शेप बनेगी। टी शेप किस तरीके से कि जिनोन बनाया इधर और इधर, ये रखिए 2 लोन पेयर, यहां पे रखे 2 लोन पेयर, और इधर रखा डबल बॉन्ड हो, और ये थोड़ा सा यहां पर टिल्ट हो जाएगा बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो ये फ्लोरीन थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टी शेप आ गया, और ज्यादा तो नहीं होगा, इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, ये टी शेप बन जाएगा। ऐसा होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फिलहाल इसमें टी शेप बन रहा है। सही है, XeOF2 टी शेप। अगला XeO2F2 जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। बताओ तीनों चीजें, पहला हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? सही है, सही है, sp3d, बहुत बढ़िया, sp3d। इसका मतलब 5 स्टेरिक नंबर आ रहा है। ठीक, 8 इसके, 2 मोनोवेलेंट, 8 2 10 डिवाइड बाई 2 5, स्टेरिक नंबर 5 आया। ज्योमेट्री कितनी? ज्योमेट्री ज्योमेट्री आई TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सराउंडिंग कितने हैं? सराउंडिंग कितने हैं? 4 एटम, 2 ऑक्सीजन के 2 फ्लोरीन के। स्टेरिक नंबर कितना है? 5। तो ये आ गया अपने पास एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। सही है। TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक लोन पेयर सी शो, 2 लोन पेयर टी शेप, 3 लोन पेयर लीनियर। तो एक लोन पेयर के लिए सी शो बन जाएगा। सही है, इतना क्या कर सकते हैं इसमें? सही है, तो ये बनाया जिनोन बीच में। अब सीशो बनाना है तो इधर हम क्या कर सकते हैं कि इधर तो एक लोन पेयर रख दो, इधर तो एक लोन पेयर रख दो, और डबल बॉन्ड में भी रिपल्शन होगी, तो डबल बॉन्ड को थोड़ी सी दूरी बना के रखो, जैसे कि यहां पर ये कर लो और ये डबल बॉन्ड, ये अपना सीशो बन जाएगा। झूला टाइप आपने देखा हुआ है ना पार्क में, उस तरीके का बन जाएगा सीशो। एक लोन पेयर आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दे ही रहा है, इस तरीके से बन जाएगा XeO2F2। सही है ना, XeO2F2। तीसरा और लास्ट बनेगा XeO
F4, तो ब्रेक हो जाएगा नहीं, 15 मिनट बाद ब्रेक हो, फिर चलेंगे दोबारा से। हाँ नहीं, उसके बाद तो नहीं लगेगी, उसके बाद तो नहीं है। हाँ नहीं नहीं, उसके बाद XeO2F4, इसका नाम क्या होता है? जिनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, XeO2F4 क्या बन जाएगा? XeO2F4 ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, तो हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो 8 इसके 4 इसके, ठीक है। सराउंडिंग के 4 है ना, ठीक। और डिवाइड बाय हमने किया 2, ये आया sp3d2 6, स्टेरिक नंबर 3 3 6, sp3d2 सही है। sp3d2 6 में ऑक्टाहेड्रल बना, और फिलहाल इसमें 4 2 6, तो सही है भाई। 6 ही सराउंडिंग एटम भी है और 6 ही अपने पास स्टेरिक नंबर भी है, तो 6 + 0 का सिस्टम बन जाएगा। लोन पेयर कोई होगा नहीं, तो 6 + 0, तो 6 + 0 ऑब्वियसली अगर लोन पेयर नहीं है तो वही उसकी शेप भी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। शेप एंड ज्योमेट्री रिमेन सेम, क्योंकि उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, Vp + Lp, कोई भी लोन पेयर है नहीं। तो अब इसमें ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा XeO2F4, ठीक है। इसको हम ऐसे बना लेंगे कि डबल बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन जोड़ दिए, खत्म, ठीक है। क्या इतना काम हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर, कि इतना आपको याद हो जाएगा किस किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहे हैं? ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 इसके बताए मैंने, 3 ऑक्सीफ्लोराइड्स के बताए। नाम पहले तो कैसे लिखना है? जिनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब क्लियर होना चाहिए, बनाने आने चाहिए। आधे से ज्यादा तो बॉन्डिंग है इसमें, और कुछ नहीं है। चैप्टर के अंदर पूरा बॉन्डिंग है। इतना बता दो, इतना क्लियर आ रहा है? अरे जूम पे तो मैं हर एक लेक्चर डालता हूँ, अरे जूम पे तो हर एक लेक्चर डालता हूँ ना मैं। ये भी मिल जाएगा। अरे ठीक है भाई हर्षित, मुझे पता लग गया कि तुम्हारे लिए बहुत इजी है। सारे सुन लो भाई, हर्षित के लिए ये काम, हर्षित वर्मा के लिए बहुत इजी है। O2 हो जाएगा लास्ट वाले में, शायद मैंने पहले आपको O लिखवाया था ना, उसको सही कर लेना, O2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे कहीं लिखवाया होगा, ये वाला, हाँ ये मिल गया, XeO2F4। हाँ ये तो खत्म हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। केमिकल रिएक्शन वगैरह मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, इसकी कोई बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है। यूज मेनली, यूज भी आसान है, एक बार यूजेस को रीड कर लेना आप, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। हीलियम गैस का क्या यूज होता है मेनली? हीलियम गैस क्या होती है कि एक तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, दूसरा नॉन इन्फ्लामेबल है, कि किसी के साथ वो ऑक्सीजन के साथ वो नॉन इन्फ्लामेबल है, तो उसको हम क्या करते हैं कि
एयर बैलून्स में उसको यूज करते हैं, मेट्रोलॉजिकल स्टडी में जो वेदर स्टडी होती है उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। नॉन इन्फ्लामेबल है हाइड्रोजन की जगह। एरोप्लेन्स के टायर में हाइड्रोजन जगह हम इसको डाल देते हैं हीलियम, नॉन इन्फ्लामेबल है, हल्की है, ठीक। तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी, यस, मेटलर्जी में इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज, कि जो डाइवर्स होते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, गोताखोर जो होते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो अपने साथ इसको डिसॉल्व फॉर्म में लेके जाते हैं हीलियम को, है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम को डिसॉल्व फॉर्म में लेके जाते हैं, क्योंकि हीलियम जो अंडर प्रेशर, हीलियम ब्लड के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर वो जा रहे हैं सी में, तो ब्लड के साथ हीलियम डिसॉल्व नहीं होगा। बट इन केस अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन उसमें डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में, ठीक है। नाइट्रोजन ब्लड में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और ब्लेंड्स नाम का एक कोई डिसऑर्डर था, ब्लेंड्स या बेंड्स नाम का, तो वो डिसऑर्डर वो करता है। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि शरीर नीला पड़ जाता है, उसमें नाइट्रोजन क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है अंडर हाई प्रेशर। बट हीलियम ऐसा काम नहीं करती है। तो हीलियम को हम मिक्सचर में यूज करते हैं, कि ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बना के डीप सी डाइवर्स में इसको यूज करते हैं। सही है। तो ये कुछ हीलियम के कुछ इंपॉर्टेंट यूज हैं। बाकी जो यूजेस हैं लाइक जिनोन के एंड नियोन, नियोन तो साइन बल्ब में यूज करते हैं, टेलीफोन टावर्स में यूज करेंगे उसको, नियोन लाइट्स में, है ना। ऑरेंज रेड कलर की होती है नियोन लाइट्स, तो उसमें उसको यूज करते हैं, साइन बल्ब्स में, इंडिकेटर्स में। तो ये यूज आप पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स में लिख के दे दूंगा सारे, जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी लिखे हुए हैं। सही है। तो जिनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड ये भी हमने कवर कर ले। तो जिनोन के जितने कंपाउंड थे फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, वो फिलहाल हो चुके हैं। सही है। इसके बाद अपने पास बचेगा, वो मैं नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। ये स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, पीडीएफ भी फॉर्म में मिल जाएंगे, आप इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट में दे दूंगा मैं। जिनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, हाँ तो सही तो है, ये तो लिखा हुआ है जिनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, हाँ तो सही तो लिखा हुआ है जिनोन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। है ना। बाकी भाई आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। ये कंपाउंड मुझे मेनली समझाने थे, केमिकल रिएक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं। केमिकल रिएक्शंस प्रिपरेशन की हैं और हाइड्रोलिसिस की हैं, ऑक्सीडेशन की, ऑलरेडी हम कई बार उनको देख चुके हैं। तो वो मैं आपको नोट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक। यूजेस भी लिख के दे दूंगा, उतने उतने यूजेस आपने ध्यान से उसको याद कर लेंगे। बाकी ये कुछ समझने वाला था तो इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कल क्लास में पी ब्लॉक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के। तो पी ब्लॉक जो भी है वो रीड कर लेना, ठीक है। पी ब्लॉक रीड कर लेना पूरा पूरा, और जैसे हेलोजन से ही स्टार्ट कर लेना, पहले हेलोजन और नोबल गैसेस के क्वेश्चंस बना लेना, हेलोजन और नोबल गैसेस के, फिर चलेंगे धीरे धीरे ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इस तरीके से। सही है। तो वो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर चला जाए। ये पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद, हो गया, चलें आज के लिए।